हम लाते हैं टॉप न्यूज आप। गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशे और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, आज हमने सोचा कि आज हम किस टॉपिक से अपने शो का आगाज करेंगे। तो हमने सोचा स्प्रिंग तो चल रहा है और समर आ रहा है, तो क्यों ना समर के हवाले से चीजों के बारे में बात की जाए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैं और ओवेस क्लोथिंग्स के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम आई केयर के बारे में बात करेंगे और ये ऐसा मसला है जिस पर हम ज्यादा बात नहीं करते, आमतौर पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आंखों के मसाइल ऐसे हैं कि लोग उस पर तवज्जो ही नहीं देते, उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, ये खैर हो जाती है। हाँ, बहुत लाइट ले लेते हैं। अच्छा, गर्मियों के हवाले से अगर बात की जाए तो हम सबकी ओवरऑल जो है वो नजरें वीक होती हैं, और जिन लोगों की बहुत ज़्यादा वीक होती हैं उन लोगों को गर्मियों में स्पेशली अपनी आंखों का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गर्मियों में ही जो है वो अब हम देखते हैं कि आई के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, क्योंकि सनबर्न भी हो रहा होता है, साथ साथ हम अपने लेंस की केयर भी नहीं करते हैं। चश्म गुज़िश्ता नशिश का बहुत असर पड़ा है आज। फर्क पड़ गया है मुझ पे। अच्छा जनाब, तो हम अपनी केयर भी नहीं करते हैं और सन ग्लासेस भी हम यूज़ नहीं करते हैं, और फिर हमें यही शिकायत रहती है कि गर्मियों में एक तो गर्मी का सीज़न होता है और दूसरा फिर हमें तकलीफ होती है। तो डेफिनेटली ये सीज़न इन होने वाला है, तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा आप पानी पिएं और अपनी आंखों का खास ख्याल रखें। और वो लोग जिनकी नज़र बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है और उनको लगता है कि 6/6 है, तो मेरे ख्याल में उनको भी टेक केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न ऐसा होता है कि यूजुअली आई के बहुत सारी जो है वो बहुत सारी हैं सबा के हम गैर मयारी आईवेयर पहन लेते हैं, सन ग्लासेस ले लेते हैं, कहीं से भी सस्ता सा सनग्लासेस लिया और हमने आंखों पे पहन लिया, और इस बात से कतई नजर के उसके कितने बुरे हमारी आंखों पे असरात होने वाले हैं, तो हम वो देखते नहीं। और सनग्लासेस ही नहीं, इवन जो स्पेक्टिकल्स भी हम लगा रहे होते हैं, वो जो स्पेक्टिकल्स भी हम यूज कर रहे होते हैं, उसमें भी हमें पता ही नहीं होता उसके अंदर कितने सारे स्क्रैच होते हैं। हम साफ करते तो हमें सही से नजर नहीं आ रहा होता। तो इन तमाम मामलात को देखने की बड़ी ज्यादा जरूरत है। अपनी आंखों का ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं। सर्दियों में तो यूजुअली ये होता है कि धूप भी नहीं होती है, तो सनबर्न होने का खतरा भी नहीं होता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सीजन के हवाले से तमाम चीजें हम ये सारी खूबसूरत दुनिया देख सकते हैं। और अगर आंखों की आप केयर नहीं करेंगे तो दुनिया की रंगीनियां और खूबसूरतियां कैसे देखेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कैसे करेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र अदा कैसे करेंगे? अच्छा जनाब, अब बढ़ेंगे हमारी टॉप स्टोरीज की जा रहे हैं। पार्टी कायद नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, नून लीग की क़यादत और सदारत का फैसला हो गया। मरकजी मजलिस आमला इजलास के बाद मरियम नवाज का ट्विटर पर ऐलान, साथ तस्वीर शेयर करके खानदान के अंदर इख्तलाफात की तरदीद कर दी। चचा को पार्टी सदर बनाने पर मुबारकबाद, जादू की झप्पी भी डाली। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस अहम मोड़ में दाखिल। नैब ने लंदन में तैनात पाकिस्तानी हाई कमीशन के 3 मुलाजमीन को आज तलब कर लिया। तीनों गवाहान बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पाकिस्तान रवाना। शरीफ खानदान के कागजात की तस्दीक करेंगे। बतौकी में जलसा नून लीग का, झंडे पीटीआई के, कैमरे की आंख ने दिखाया तब मुंतजमीन। वजीर आला पंजाब की आमद से पहले ही बैनर फ्लेक्सेस हटा दिए गए। जलसे के बाद बदनजमी, लीगी कारकुनों की खातून से बदतमीजी। वजीर आला पंजाब का नोटिस, मुकदमा दर्ज, एक शख्स गिरफ्तार। तो आप आज चाय नहीं पिए? मैं चाय पी लेती हूं। आप चाय पिए, मैं खबर दे देता हूं। डॉन अखबार मेरे पास है और डॉन में आज लीड लगी है, नवाज नेम्ड पीएमएलएन's कायद फॉर लाइफ। जैसा कि कल एक इजलास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 7 रोज के अंदर कायम मकाम सदर का इंतखाब करना था, उस हवाले से यही है। और गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ को कायम मकाम सदर बना दिया गया है और नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो ताहयात कायद बन गए हैं पीएमएलएन के। बिल्कुल, तो ताहयात कायद बन गए हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ये जो ताहयात कायद बने हैं, इस हवाले से जंग ने भी यहाँ पर मेन लीड लगाई हुई है कि नवाज ताहयात कायद, शहबाज शरीफ सदर होंगे। अच्छा, पीटीआई के फवाद चौधरी जो हैं, बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग सा कमेंट पास किया है इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी दिली ना ख्वाहिश इस वक्त मुकम्मल हो गई है, क्योंकि उनको अब सुप्रीम कमांड मिल गई है और वो
गए हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जी वो सद्दाम हुसैन या कज़ाफ़ी का उनको दर्जा मिल गया है, क्योंकि वो भी सुप्रीम कमांडर थे और नवाज साहब भी अब सुप्रीम कमांडर हो गए हैं, तो बड़ी खुशी हुई होगी नवाज साहब को। और अगर पार्टी सदारत के हवाले से बात की जाए तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ के हवाले से ये बातें सामने आ रही थी कि उनको पार्टी सदर चुना जाएगा और बिलाखिर तीसरी दफ़ा वो पार्टी सदर नामजद हुए। इससे पहले नून लीग के सदर के तौर पर नामजद हो चुके हैं। अब उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं? अब उनके लिए चैलेंजेस ये हैं क्योंकि पंजाब में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है तरक्याती कामों के हवाले से, और दूसरी बात ये है कि अब जो चौधरी निसार हैं उनके मामले को वो कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि चौधरी निसार का मामला जाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी बहुत ज्यादा सोसो है उनका मामला। और राना सनाउल्लाह भी यही कह चुके हैं। कल की तरफ आपका इशारा है कि कल शायद वो इजलास में नहीं आए या उन्हें बुलाया नहीं गया, लेकिन खबरें ये गर्दिश कर रही थी सबा कि नवाज शरीफ साहब को मनाने की कोशिश की गई। कुछ सीनियर चौधरी निसार 35 साल से मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उन्हें पार्टी के इजलास में बुलाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया क्योंकि उनके बयानात ऐसे थे पिछले, इस वजह से चौधरी निसार को नहीं बुलाया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो हमारे वजीर दाखिला एहसन इकबाल, कल उन्होंने एक इंटरव्यू उसमें उन्होंने कहा कि अगर वो खुद आ जाते तो ज्यादा बेहतर था, मैं तो टिकट देख के खुद इजलास में आ जाता हूँ, मैं तो इतना सीनियर रहना हुआ, मुझे किसी दावतनामे की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अगर नून लीग के अपने रहनुमाओं का बयान देखा जाए या नून लीग के अपने ही रहनुमाओं, बहुत सारे नून लीग के अंदर पार्टी रहनुमा इस तरह के भी हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि जी चौधरी निसार को नून लीग से अलग नहीं जाना चाहिए। और हमारे ज़राए ये कहते हैं कि बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं जो अंदर से चाहते हैं कि चौधरी निसार जो है वो वापस आ जाए, उनसे मुशावरत हो जाए, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के सामने जो है वो कह नहीं पाते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल में सनाउल्लाह ने बड़ी अनयूजुअल सी बात की कि जी जब जीटी रोड से जाना था तो उससे पहले अगर कहा गया कि दूसरी रोड से जाना है तो उन्होंने कहा, चौधरी निसार ने कहा जी जीटी रोड से चले जाएं। उसके बाद फिर लॉ इन्फोर्समेंट ने कहा जी सिक्योरिटी कंसर्न है। तो क्या चौधरी निसार की पोजीशन जीटी रोड के मशवरे से मशरूत है, इसलिए उनकी पार्टी में पोजीशन जो है वो वीक होती दिखाई दे रही है, या फिर इसके पीछे वो सम्राट हैं जिनकी डिस्कशन हम ओवरऑल करते हैं? इस पूरी मीटिंग के अंदर जब ये मीटिंग हुई थी और फिर अभी कुछ दिनों पहले तलाल चौधरी साहब पंजाब हाउस में बात कर रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो लोग कहाँ हैं जो मुझे कह रहे बाय प्लेन चले जाए। इसके रद्द-ए-अमल के ऊपर चौधरी निसार ने बयान दिया था कि नवाज शरीफ साहब खुद अब बताएं कि वो कौन से लोग हैं जो कह रहे थे कि सर आप जहाज से चले जाए। चले जी, ये तो हुई नवाज शरीफ साहब के हवाले से तमाम अहम खबर जो हमने आपको बताई, और जंग ने भी इसको अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया। और दूसरी जो खबरें हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी हम अपने मुख्तलिफ शहरों का हाल जान लेते हैं। और मुख्तलिफ शहर के हाल जानने के लिए हम सबसे पहले बढ़ेंगे लाहौर की जानिब, जहां पर मौजूद है हुमा भट्ट। उनसे जानते हैं कि जी हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज खादिम आला पार्टी सदर बन गए? जी बिल्कुल, खादिम आला पार्टी सदर बन गए, और इसके ऊपर मैं देख भी रही हूँ जो लाहौर की अहम शाहराएं हैं वहाँ पर बहुत से बैनर्स लगे हुए हैं इस वक्त, और शुक्रिया शुक्रिया लिखा हुआ है बहुत से पार्टी रहनुमाओं की तरफ से कि पार्टी कायद जो है नवाज शरीफ ने, उन्होंने पंजाब को पार्टी सदर मुंतखब कर लिया, तो उसके ऊपर शुक्रिया के बैनर्स और बहुत से पम्पलेट्स हैं यहाँ पर, बहुत से जो तस्वीर जो हैं बड़ी बड़ी सी वो लगाई हुई हैं। और इसके बाद अगर मैं हम यहाँ पर आज के इवेंट्स के बारे में जिक्र करूँ तो आज जो लाहौर में अहम इवेंट है, सबसे पहले पंजाब असम्बली का सेशन, जो कि कल भी हम लोगों ने देखा कि आज देखेंगे धुआंधार वहाँ पर होंगी बातें, क्योंकि पार्टी सदर मुंतखब हो गया वज़ीर-ए-आला पंजाब, और वो आते नहीं है ऐवान में, तो इसके ऊपर यकीनन अपोजिशन कुछ ना कुछ बोलेगी। ठीक, बिल्कुल सही हम लोग इमरान खान जो है वो लाहौर, ठीक है। हुमा भट्ट लाहौर से आई थी, और जैसे ही खादिम आला पार्टी सदर बने तो हुमा भट्ट बता रही हैं कि वहाँ पर बैनर्स भी लगे हुए हैं और शुक्रिया भी कहा जा रहा है। लेट्स सी कि अब कुछ और याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? जलसे में आपको पता है जहाँ शहबाज शरीफ पत्तों की वाला जलसा, वहाँ पे बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस जो लगे हुए थे, वहाँ पर पीटीआई ने जो पैनाफ्लेक्स बनाया उसने शायद इतना ध्यान नहीं दिया। पीटीआई के किसी जलसे की तस्वीर उठाकर उस पर नवाज लीग के कायदीन की तस्वीर लगा दी, और फिर मीडिया की निशानदेही के बाद बहुत ज्यादा ले दे हुई, और फिर यकीनन नवाज शरीफ और यही नहीं हुआ ओवैस, बल्कि जो खवातीन का एनक्लोजर था वहाँ पर खवातीन के साथ बदतमीजी भी की गई, जबकि जो नून लीग की जो मतवालियाँ थी उन्होंने काफी नारेबाजियाँ भी की और बड़ी वहाँ पर जो है मिसमैनेजमेंट भी हुई थी। तो खैर हम आगे बढ़ेंगे का रुख करेंगे, और पेशावर में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर जमील, और उनसे पूछते हैं कि पेशावर शहर के अंदर कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी आमिर। बिल्कुल, पेशावर में
जी सरगर्मियाँ जो हैं वो आज सुबह से ही शुरू हो चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी आज यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगे और ख़ास तौर पर ये खादिम आला जो कि पार्टी सदर मुंतखब हुए हैं, तो इस हवाले से उम्मीद की जा रही है कि बात करेंगे और एक अच्छी खबर जो है हमें वहाँ से मिलेगी। इसके अलावा खैबर पेशावर में ख़ास तौर पर ड्राइविंग के मसाइल जो हैं, ट्रैफिक के मसाइल काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस हवाले से तवज्जो दे रही है कि ड्राइवर जो हैं वो तरबियत याफ्ता हों। तो आज एक बैच मुकम्मल किया गया है जो कि कुछ ड्राइवर्स की तरबियत की गई है, तो उस हवाले से आज एक अहम तकरीब हो रही है। SSP ट्रैफिक जो है वो उसमें होंगे और हमें उम्मीद यही है कि एक अच्छी खबर जो है हमें यहाँ से मिलेगी। दूसरा सबब मैं ये चाहूँगा कि आज खैबर पख्तूनख्वा के मौसम के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे जैसे बाहर का मौसम आना शुरू हो गया तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात की जो पेशनगोई है वो थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। उनका कहना यह है कि पेशावर, मर्दान, कोहाट, बनू, डियाई खान समेत जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश की अभी भी उम्मीद की जा रही है और हल्की बूंदाबांदी जो है मुख्तलिफ शहरों में होगी, जबकि माला आई होप कि पेशावर शहर का मौसम जो है, जो गर्मी वहाँ पर हो रही है उसमें कमी आ, बारिश या बूंदाबांदी हो ताकि वहाँ पे शहरी और ज्यादा एंजॉय कर सकें। तो पेशावर से अपडेट करते हैं आमिर जमील, आपका बेहद शुक्रिया। और गर्मी की बात देखें, आमिर जमील भी कर रहे थे और हमने इंट्रो के स्टार्ट में भी किया कि गर्मी जोरों शोर से भाई आने वाली है और उसके लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा, पानी ज्यादा पीना होगा और अपनी हेल्थ का भी। गुड मॉर्निंग आज में बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब कुछ बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जिसके अंदर तब्दीली भाई की जगह छोटे भाई ने ले ली है। नवाज शरीफ पार्टी कायद और शहबाज शरीफ पार्टी सदर बन गए। मजलिस आमला से खिताब में नवाज शरीफ ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा वोट की हुर्मत और अवाम की हाकमियत को कोई कदर नहीं है, आसान टारगेट हैं, अब बहुत हो गया। नवाज शरीफ का कहना है कि वो इस निजाम को कबूल नहीं करेंगे। वज़ारत उज़्मा गई, पार्टी सदारत गई। वज़ारत उज़्मा गई, पार्टी सदारत गई। मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला ताहयात पार्टी कायद बना दिया। पार्टी की कायम मकाम सदारत का सहरा शहबाज शरीफ के सर सजा। पार्टी सदारत घर ही में रह गई। पार्टी सदर बनने पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को गले लगाया और फिर उनके खिलाफ किए गए फैसलों पर गिले भी किए। क्या ढूंढ रहे हैं मेरे खिलाफ, क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं ढूंढ रहे, मस्त सवाए ये सब इंतकाम, सब इस बात पे जो जजेस जिन्होंने मुझे सजा सुनाई है उनको नहीं पसंद कि नवाज शरीफ ने हमारे फैसले को कबूल क्यों नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि एक गठजोड़ ने पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचाया हो रहा है वो सब जानते हैं। मेरे सारे केस नैब को जो है वो भिजवाए हैं, बस खुद नैब ने मेरे खिलाफ कोई केस जो है वो ना बताया ना रजिस्टर किया। उनको हदायत की गई कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ ये केसेस बनाएं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो केस चल रहा है नैब के अंदर आप देख रहे हैं, तो उस केस का क्या असर हो रहा है। नवाज शरीफ ने शिकवा किया कि तारीख में मार्शल तौसीक होती रही, असेंबली से मंजूर शुदा कानून को कलअदम कैसे करार दिया जा सकता है। क्या जवाब है, कैसे, क्यों कर आप उस कानून को जो असेंबली ने, पार्लियामेंट ने पास किया, जो सेनेट ने और फिर कौमी असेंबली ने पास किया और वहां सैकड़ों लोगों ने पास किया इस बिल को, और यहाँ सिर्फ 5 घंटे मिलकर उसको खत्म कर रहे हैं और नवाज शरीफ को आप हटा रहे हैं फैसले की वजह से। कहा कि आज के बाद उसूल को उसूल और बेउसूली को बेउसूली कहा जाएगा। अवाम के वोट की हुर्मत को बहाल करेंगे। और इसी खबर पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा एजाज चौधरी साहब, और थोड़ी देर में जब वो हमें ज्वाइन करेंगे तो उनसे पूछेंगे कि नून लीग के अंदर ये सियासी जोड़ है, ये नून लीग की सियासत को कहां लेकर जाएगा, क्योंकि अब हमने देखा है कि खादिम आला ने पार्टी सदारत संभाल ली है। बड़े सारे उनके पास चैलेंजेस भी होंगे और डेफिनेटली तरक्याती कामों के हवाले से वो बड़े मशहूर हैं। और जैसे कि हुमा भट्ट अभी हमें थोड़ी देर पहले ही अपडेट करी थी कि लाहौर शहर में जो है वो शुक्रिया के बैनर्स भी लगे हुए हैं और लोग बड़े खुश हैं। तो लेट्स सी कि देख रहा है कि शुक्रिया राहील शरीफ के बैनर्स लगे थे।
अब शहबाज शरीफ के बैनर हाँ देख हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने तरक्याती काम वहाँ पर किए, तो डेफिनेटली लाहौर के अवाम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं खादिम आला के लिए। बट अब देखना ये है कि पार्टी सदारत के बाद उनके पास क्या क्या चैलेंजेस होंगे और कौन कौन से काम उन्होंने करने होंगे। और जिसमें सबसे पहला काम तो ये है कि क्या चौधरी निसार नून लीग के साथ रहेंगे या फिर चौधरी निसार नून लीग के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर चौधरी निसार नून लीग के साथ नहीं रहते हैं तो क्या फिर वो कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे, और प्रोबेबली उनको इमरान खान साहब भी ऑफर दे ही चुके हैं। एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर ओवरऑल जो नून लीग की सियासत जारी है इस वक्त, मुस्लिम लीग नून में बड़ी तब्दीली आ गई है। नवाज शरीफ ताहयात कायद बन गए हैं, शहबाज शरीफ सदर बन गए हैं। शहबाज शरीफ के सदर मुंतखब होने के बाद अब आपको क्या लगता है कि पार्टी में फैसले भी शहबाज शरीफ के ही होंगे या फिर नवाज शरीफ तमाम फैसले करेंगे? और सर साथ साथ एक और सवाल कि पनामा केस में नवाज शरीफ फंसे थे, क्या लगता है आपको कि शहबाज शरीफ भी किसी केस में फंस सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज चीमा का केस उनके पीछे पीछे है। सर नवाज शरीफ के लिए पनामा वो हुआ और ये शहनामा है, इसलिए वो पहला ही जो धेला है वो पता चला है कि 2 अरब रुपए का है शहबाज शरीफ का धेला। तो ऊपर भी करप्शन पकड़ी गई, नीचे भी करप्शन पकड़ी गई। और आप देखिए माशाल्लाह कि बड़े भाई थी, नाअहल हुए, आइन को तरमीम किया गया, फिर नाअहल हुए, छोटे भाई के पास सदारत आ गई है। यानी इसके अलावा कोई इतनी 40-45 साल की सियासी जद्दोजहद करने वाली पार्टी के अंदर बड़े भाई, छोटे भाई, बेटे बेटी, दामाद, इसके अलावा कोई लीडर नहीं है। चुनाचे मैं समझता हूँ कि बदतरीन ये मौरूसियत है, अकबरा परवरी है और अपने ही लोगों को नवाजना है। और ये एक बहुत ही बुरी मिसाल है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए हम ये समझते हैं कि कौम को जागना होगा, कौम को देखना होगा कि इस कौम के ऊपर महंगाई का एटम बम गिरा दिया गया है। कल या परसों आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा होगा दुनिया भर में, और हमारे हमसाया ममालिक में आधी कीमत पे पेट्रोलियम मसनूआत बिक रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ बाहर 50 रुपए की है, यहाँ 100 रुपए की है, और कहते हैं जी यहाँ कोई टैक्स नहीं देता। भाई अल्लाह के बंदो, टैक्स तो गरीब देता है और अमीर को सब्सिडाइज करता है। यहाँ पर आप टैक्स नट नहीं, तो ये आपका फेल्योर है। यहाँ पर उन लोगों की तादाद गालिबन 4 मिलियन है, 40 लाख है, टैक्स देना चाहिए, लेकिन 8.5 लाख लोग से ज़्यादा कोई टैक्स नहीं देता। ये FBR का फेल्योर है, आपके अदारों का फेल्योर है। चुनाचे अगर ये निज़ाम तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान बेशुमार मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। एक ही चीज़ देख के दिल जो है वो बैठ जाता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कि जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से माला माल है, जो कभी तारीख़ के अंदर हम पढ़ते थे कि ग्रेन बास्केट है, ये अनाज की टोकरी है, ये वाला पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर है, ये वाला पूरे बर्रे सगीर को यहाँ से खाने पीने की चीज़ें जाती थी जी। और आज ये आलम है कि पाकिस्तान हंगर इंडेक्स के ऊपर का जो एक इंडेक्स बना है उसके ऊपर 119 ममालिक हैं और उनमें हमारा नंबर 106 है। सही, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। बाहर मुल्क हो, ऐसी शानदार काबिल काश्त तराजी मौजूद हो, अभी तो उसका जिक्र ही नहीं करते जो अभी तक काबिल काश्त हम बना नहीं सके, और वो भी कोई 25% है टोटल जितनी पाकिस्तान के अंदर सरजमीन दी है उसका 25% काबिल काश्त है। अच्छा चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूँ सारे मामला किसी एक पार्टी के ऊपर तो नहीं जा सकते ना। अच्छा ये भी बताइएगा कि मुख्तलिफ केसेस में फंसे हैं मियाँ साहब और उन्हें नाअहल भी कर दिया गया। अब मुखालफिन की जानिब से कहा जाता है कि वज़ीर आला पंजाब के ऊपर भी कई सारे केसेस हैं, तो आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ को भी इन्हीं नौयत के कई केसेस का सामना है, तो क्या उन्हें भी नाअहल करार दे दिया जाएगा? मुल्तान की मेट्रो बस सर्विस है, आज एक तो यह कि खाल खाल वो चलती है, दूसरा यह है कि उसके शीशे काले कर दिए गए हैं, बहुत कम मुसाफिर उसके ऊपर सफर, अच्छा, और अरब हार रुपया उसके ऊपर लगा के उसे बना दिया गया है और बेमकसद है, और वो करप्शन जो है वो पकड़ केपीके में आप भी तो मेट्रो बनाने जा रहे हैं ना। चीन की एक कंपनी जैबेट, उसके यानी
मुनाफे के अंदर 78 गुना यकायक एक ही साल के अंदर इजाफा हो गया। तो चीन की जो अथॉरिटी है लाइक SCCP इन पाकिस्तान, उसने ये इंक्वायर किया कि ये किस तरह का मुनाफा है कि जो इस कदर ज्यादा हो गया है। तो पता चला कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस किया और वहां पर जाके काम किया। वो जब तहकीकात करते हुए यहाँ पे आए तो यहाँ पर एक कैपिटल इंजीनियरिंग के नाम से कंपनी थी जो कहीं SCCP के साथ रजिस्टर ही नहीं थी, कोई कारोबार ही नहीं था, पेपर कंपनी थी, फेक कंपनी थी। और उसका फैसल सुभान ने जो बयान दिया उस SCCP के लोगों को जो चाइना से आए थे, वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है और अवाम के लिए वो जनाब चेयरमैन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। उसमें बताया गया कि 2 अरब रुपया यहाँ से निकाल ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर दिया गया जो बेनामी अकाउंट्स हैं शरीफ फैमिली के। चुनाचे ये 2 अरब रुपया जो है, ठीक है सर, बिल्कुल जिस तरह से आप तनकीद हैं नून लीग के ऊपर, ऐसी नून लीग भी बिलियन ट्री के मामले पर आप लोगों पे तनकीद करती है। सर जलसे की अगर बात करें तो खातून के साथ इंतहाई गैर अखलाकी वाकया पेश आया। सर ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे वाकयात रोनुमा होते रहते हैं, कभी आपके जलसों में और कभी दीगर पार्टीज के जलसों में भी। आपको नहीं लगता कि कारकुनों की तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब इलेक्शन सर पे हैं और जनरल इलेक्शन में बहुत ज्यादा जलसे किए जाएंगे तमाम जमातों की जानिब से? देखिए, जो आज पत्तों की में जलसा हुआ है और वहाँ पर जो खवातीन हुई है, और आप अंदाज़ा कीजिए कि यानी वहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने भी खातून के साथ इस कदर शदीद ज्यादती की, बदतमीजी की जी में कल जलसा हुआ है। खैर हमारे साथ एजाज चौधरी साहब इस वक्त मौजूद हैं और जैसे ही हमारा उनसे मज़ीद हम उनसे डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, और वो यही कह रहे थे कि डेफिनेटली नून लीग की जो सियासत है अब वो चेंज होने जा रही है और PTI के हवाले से बहुत ज़्यादा PTI के जो रहनुमा हैं वो पूरी उम्मीद है कि जी PTI विल कम बैक और PTI ने रुख इख्तियार करेगी। और यहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि जी 4 मार्च से PTI जो है वो अब राब्ता मुहिम और बाकायदा तौर पर एजाज चौधरी साहब ने लेकिन कहा कि मेट्रो के ऊपर बड़े ये करप्शन है, ये है, वो है, लेकिन अब मेट्रो अब KPK में भी तो बनने जा रही है ना। अच्छा, KP में जो मेट्रो बनने जा रही है ना उसके ऊपर उनका ये स्टांस है कि जी वो वहाँ की नीड है, वहाँ के लोगों को वो चाहिए, सड़क से सड़क आपके लोगों को भी तो चाहिए ना, वहाँ पे भी तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजाज चौधरी साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अच्छा चौधरी साहब, ये आशियाना हाउसिंग स्कीम में गिरफ्तार अहद चीमा की गिरफ्तारी के बाद दीगर लोग भी पकड़ में आए हैं, तो बड़ी बड़ी मछलियों पर हाथ डाला जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि मजीद कितने पर्दे उठने वाले हैं? और ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ब्यूरोक्रेसी के जरिए सारे काम करते हैं, तो मजीद कुछ नाम सामने आएंगे? अहद चीमा बिलाशुबा ये वो तोता है कि जिसमें शहबाज शरीफ की जान है, और ये वो ब्लू आइड ऑफिसर है कि जो एक गिरोह है 15-20 PAS ऑफिसर्स का, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। सारी ब्यूरोक्रेसी इस तरह की नहीं है। ये चंद मंजूर के 10 साल जिनसे शहबाज शरीफ ने अपने जो काले करतूत हैं इन्हीं के जरिए उनको सरंजाम दिया और करप्शन का एक ऐसा बाजार गर्म किया जिसकी मिसाल दुनिया के ऊपर नहीं मिलती। जब शहबाज शरीफ ये कहते थे ना कि जनाब वो एक धेले की करप्शन नहीं, तो मैं उस वक्त कहा करता था कि ये पता नहीं शहबाज शरीफ साहब का धेला कितने $बिलियन का है। सर वो ये कहते हैं कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। और ये जो अहद चीमा साहब हैं ये सिर्फ यहाँ पर आशियाना वाले इशू के अंदर नहीं है जहां 14 अरब रुपए की करप्शन है। इसके अलावा लाहौर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, भिक्की पावर प्लांट, मुल्तान मेट्रो और इस तरह के दीगर जो मंसूबे हैं ये इसी के जरिए करवाए गए हैं। यानी आप इसका मकसद और मतलब वाज़े है जी। और ये उसको ह्यूमिलिएट किया गया जी। असल में तो ये टिकट कटा चुका था, वहां से जो हमारे अदारे हैं उन्होंने इसको चेक किया कि ये तो उस रात जब गिरफ्तार ना होता तो ये फरार हो रहा था, मुल्क से जा रहा था।
इसलिए नैब ने गिरफ्तार किया है। लेकिन असल में एक चीज़ समझ नहीं आती, मेरा ख्याल है बीसीओ ग्रेड 20 के या इससे ऊपर के ऑफिसर्स मुख्तलिफ औकात में, शहबाज शरीफ साहब की वजारत आला कोई थोड़ी तो नहीं है, 10 बरस की है उसके अंदर, लेकिन कभी ऐसी चीखों पुकार इससे पहले नहीं हुई। कभी वजीर आला ने अफसरों को हड़ताल के लिए और तालाबंदी के लिए और कलम छोड़ने के लिए और नो मोर कहने के लिए कभी नहीं उकसाया। यहाँ पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बाकायदा जिम्मेदारी लगाई शहबाज भाई के कोई आहत चीमा को बचाने के लिए कोई एहतजाजी तहरीक बर्पा की जाए। मजदूर तंजीमों के जरिए बैनर्स लगवाए, दूसरे लोगों के जरिए लगवाए, लेकिन आपने देखा है कि ये मुट्ठी भर लोगों से ज्यादा नहीं है। और अगर यानी आहत चीमा बहुत अच्छे ऑफिसर हैं तो फिर आप खातर जमा रखें, परेशान क्यों हैं आप? नैब ने अगर गिरफ्तार भी कर लिया, अपनी सफाई पेश करें और फारिग हो जाएं। ये तो कोई ऐसी नैब नहीं है जो किसी ने आपके खिलाफ बनाई है। ये नैब तो वो है कि जो आपके वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मिलकर बनाई है। जो गुज़श्ता नैब थी वो भी आपने ही चौधरी कमर जमान साहब को आपने लगाया था। चुनाचे नैब के अंदर जितने भी ऑफिसर इस वक्त काम कर रहे हैं वो आप ही के अपने चॉइस के हैं, बिल्कुल, इसलिए फिक्र न करें, कोई ज्यादती नहीं। लेकिन अगर चोरी बिल्कुल वाजे हो गई तो आप देखेंगे कि कोई रास्ता आपके बचने का नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि चोरी अगर वाजे हो जाती है तो आपके मुताबिक नून लीग के पास के लिए कोई रास्ता नहीं है। के रहनुमा हमसे गुफ्तगू करे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और पीटीआई का यही स्टांस है जी कि जब शहबाज शरीफ अब पार्टी सदारत संभालने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आज चीमा का जो केस है वो उनका पीछा करेगा और उनके लिए भी एक पनामा केस की ही तरह है, क्योंकि उनको भी अब डिफेंड करना पड़ेगा। और अगर आहत चीमा बहुत ज़्यादा फेयर है, मतलब तमाम मामलात में उन्होंने कोई करप्शन नहीं की है, तो डेफिनेटली फिर नून लीग को कोई प्रॉब्लम है। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ जिक्र इंतजार कत्ल केस का, जिसकी वाहिद गवाह मदीहा कियानी को जान का खतरा लाहक हो गया है और उन्होंने मदीहा ने रेंजर से तहफ़्फ़ुज़ की अपील भी की है। और इसी पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अमर सियाल मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग आज में आपको कहेंगे खुशामदीद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा किस तरह से अब इवॉल्व हो रही है, इमर्ज हो रही है इस पूरे केस के अंदर? इंतजार मर्डर केस में जो है उनके वालिद साहब की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी कि जीआईटी बनाई जाए। हमने वो और होपफुली वो जल्दी जीआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और उसके साथ अगर जो मैंने आपके मीडिया के आपके सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा अगर आप। इंतजार केस में जीआईटी हमने बना दी है, जीआईटी की रिपोर्ट का हमें इंतजार है। और जो आपने अभी कहा कि मदिया को कोई सिक्योरिटी के कोई खदशात है, तो पुलिस को कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है। उसने अपलोड किए हैं और कहा है कि जी मुझे सिक्योरिटी कंसर्न है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं उनका एक प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन का, लेकिन अगर उसने वीडियो अपलोड किए, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को कहता हूं कि वो उनसे राब्ते में आके उनको अगर सिक्योरिटी की जरूरत है तो हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इंतजार कत्ल केस है, ये अब वेग सिचुएशन में जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी से वसीतर तो हो रहा है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है सर इसमें। इसलिए साहब का पहले उन्होंने कहा कि सीटीडी में केस ट्रांसफर किया जाए, हमने सीटीडी में किया। पहले उससे पहले उसने जुडिशियल कमीशन का कहा, हमने जुडिशियल कमीशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट को लिखा था, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि कंसर्न सेशन जज के पास जाए। तो फिर उसके वालिद साहब ने कहा कि नहीं मुझे जीआईटी बना के दे, फिर अब बना के दिए। तो इसीलिए थोड़ा प्रोसेस में डिले होती जा रही है कि क्योंकि उनके वालिद साहब को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन उनको करवा के दे। ठीक है। अच्छा सर, मदिया कियानी की अगर जो लेटेस्ट वीडियो है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जी मुझसे तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन मारूख से नहीं।
इस JIT को जिस भी शख्स के इंटरव्यू या बयान के स्टेटमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली वो JIT जो है हर पहलू से इन्वेस्टिगेट करेगी और होपफुली बहुत जल्द ये रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा सर, ये इंतजार के वालिद भी कह रहे हैं कि वो अभी तक जो तफ्तीश हो रही है उससे मुतमईन नहीं दिखाई देते। वजीर आला सिंध ने कहा था कि हर तरह का ताउन किया जाएगा और उनके वालिद की यकीन दहानी भी कराई गई थी। अब चूंकि JIT तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रही है, तो इस तहकीकात की अगर अंदर शफाफियत नहीं है तो फिर आप क्या कहेंगे, हुकूमत सिंध क्या करेगी? सबसे पहले तो जब JIT रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद उसकी शफाफियत पे हम क्वारी कर सकते हैं, क्योंकि इंतजार के पहले हमने जुडिशल कमीशन के लिए कहा, उसने फिर CTD में केस ट्रांसफर करने के लिए कहा, अब JIT का जैसे जैसे उसके वालिद साहब ने कहा है हमने वैसे वैसे किया है। सर लेकिन उसी के वालिद साहब अब दोबारा ये कह रहे हैं कि मुतमईन नहीं है जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उससे। अब मैं वो कहता हूँ JIT के हेड को, फिर मैं कहता हूँ कि उनके वालिद साहब को बुला के उससे पूछे कि वो किस तरीके मैन होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि वो करें। अच्छा सर, ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कहा गया कि जो इंटरव्यूज लेने हैं मुताल्लिका लोगों से उनसे नहीं लिए जा रहे और इन्वेस्टिगेशन को जानबूझ के मुतासिर किया जा रहा है, तो ये जरूर बताइएगा कि क्या आप रोजाना की बुनियाद पर इस केस को खुद से मॉनिटर कर रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं? और मैं जो है प्रॉपर, हम लोगों का ये डिपार्टमेंट नहीं है कि किस तरीके से किससे इन्वेस्टिगेशन की जाए, किससे इंटरव्यू किया जाए। देखें, एज ए होम मिनिस्टर भी मुझे भी पता नहीं है कि JIT की रिपोर्ट में JIT के उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में किस किस लोगों की ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप नहीं, डिपार्टमेंट मेरा है। नहीं, आप नहीं समझी, डिपार्टमेट मेरा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो इन्वेस्टिगेटर का काम है। तो उसको मजीद जो उनको जिस केस की स्टेटमेंट की जिस शख्स की जरूरत होगी, तो वो इतनी इंटरफेरेंस किसी भी इन्वेस्टिगेशन में करनी मुनासिब नहीं होती, तो आगे उनको इन्वेस्टिगेटर को काम करना। लेकिन सर ये केस प्रोलॉन्ग हुए चले जा रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तहकीकात भी हो रही है, JIT की रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है, कब तक आ जाएगी रिपोर्ट? जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। सही। अच्छा सर, आखिर में ये जरूर बताइएगा कि इस तरह के जो वाकयात हुए हैं उस पर अगले के लिए बहुत ज़रूरी हो गया सर कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कि सिंध हुकूमत पर लोग तहफ़्फ़ुज़ करें, शहरी तहफ़्फ़ुज़ करें, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा शफाफियत के साथ होनी चाहिए, ये तो मेक श्योर करना पड़ेगा। JIT जो बनती है मेरे भाई, वो उसमें सिर्फ जो है पुलिस नहीं होती, उसमें IB, MI, ISI सारे इदारों के लोग होते हैं। सामने नहीं, पूरी दुनिया में फायरिंग के इंसिडेंट होते हैं। हाँ, केस की डिटेक्शन जो है वो जरूर होनी चाहिए, जो बाहर भी होती है। अदनान ने अगर किया तो वो आज को जेल में है। इसी तरीके से मैं आपको उसके ऊपर FIR कानून हरकत में आया, उसको अरेस्ट भी किया गया। अब 2 लड़कों की जो वीडियो का मामला है, पुलिस उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस उनके पीछे भी है। जो भी है कानून से बालातर कोई भी नहीं है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो सर इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाएं कि इस तरह की हरकत दोबारा ना करे कोई? कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त उनको सजाएं मिल जाएं, तो इन फ्यूचर वो इस चीज से बाज आ जाएं। लेकिन यंगस्टर है, उनके हम कैरियर से भी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम इतना हाश भी नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी कानूनी चाराजोई जो भी होती है, जो भी कानून लीगल प्रोसेस जो भी है, हम वो अडॉप्ट करते हैं। कानूनी चाराजोई करने की यकीनन जरूरत है, और आप के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आगाही की भी जरूरत है, क्योंकि ये यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं फैशन के ऊपर और लोगों एक दूसरे को दिखाने के लिए दोस्तों के अंदर। सर ये भी साथ बताइएगा कि सिंध हुकूमत और खास तौर पर होम डिपार्टमेंट आप चूंकि देखते हैं, तो सिंध हुकूमत कहीं भी प्रोएक्टिव नजर नहीं आती सिक्योरिटी को लेके, वो चाहे सेफ सिटी के हवाले से चीजें हों, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से चीजें हों, हमेशा रिएक्शनरी चीजें कर रही होती है सिंध हुकूमत या होम डिपार्टमेंट। इंसिडेंट के बाद आप लोगों के बयान आते हैं, इंसिडेंट से पहले कोई रोकथाम नहीं होती सर? 2008 से पहले जब PPP गवर्नमेंट आई थी जी, उससे पहले के सिंध के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल और आज 2018 में हम बैठे हैं, आप स्टेटिस्टिक उठा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिंध गवर्नमेंट सिर्फ बात नहीं कर रही, अमलन हमने काम किया है।
सर इसमें बहुत ज्यादा किरदार आपके रेंजर्स का भी है जिसने कराची में हमले कराया है। देखिए, रेंजर्स का ऑपरेशन जो है डेफिनेटली कराची में रेंजर्स और पुलिस ने मिलके किया है, लेकिन रेस्ट ऑफ कराची और जो रेस्ट ऑफ सिंध है वो पुलिस ने वहां पे काम किया है, और ये 2008 से काम चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। डकैत के खिलाफ जो डकैट्स हैं पूरे सिंध में 2008 से पहले कानवाय सिस्टम चलता था। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध में कहीं पे भी कानवाय सिस्टम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो तीनों दूसरे सूबों से, बल्कि चारों गिलगित यकीनन सर आप ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि पहले कॉन्वॉय चलते थे, लोग अपनी डबल केबिन गाड़ियों में असले के साथ घूमते थे, अब वो चीज बहुत कम नजर आती है। यकीनन ये बात दुरुस्त है, लेकिन सर ये बताइएगा कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम तो वैसे ही है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम पे कब आप तवज्जो देंगे, और ये भी बताइएगा पुलिस को कब आप उसकी कैपेसिटी में इजाफा करेंगे। ये बात डिस्कशन एक अरसे से हो रही है कि सिंध के अंदर पुलिस के पास वो जदीद चीजें नहीं है, वो सहूलियात नहीं है, उनकी ट्रेनिंग वैसे नहीं है, इस पे कब काम होगा सर? जब हम आए थे, पीपीपी गवर्नमेंट आई थी, तब वाला पुलिस का बजट, होम डिपार्टमेंट का बजट और अब वाला होम डिपार्टमेंट का बजट आप देखें, कंटिन्यूसली हमने ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो कहते हैं जिसको पूरा हमने इक्विप जो है वो 30,000 ऐसे पहले जो थी 2015 से पहले टोटल जो है 27,000 कलेक्शन कोर्स थी सिंध पुलिस को। सिर्फ 2016 में हमने मजीद 30,000 लिए। इसी तरीके से पहले 3,000 पिस्टल होते थे सिंध पुलिस में, हमने वो 10,000 कर दिए। हम हर जगह पे उसको इक्विप कर रहे हैं। अच्छा सर, चोरी डकैती की जो वाकयात है वो भी एक मिनट हत्ता के कराची ऑपरेशन के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो हमेशा दावा करती है कि उनका बड़ा इनपुट है, कराची ऑपरेशन में उस वक्त के नाअहल जो इस वक्त नाअहल है, उस वक्त के वजीर आजम ने कराची ऑपरेशन में कोस्ट शेयरिंग के बुनियाद पे कहा था कि 50% जो है कराची ऑपरेशन में एक्सपेंडिचर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट भरेगी। सिंध के महदूद वसाइल के बावजूद हमने कभी ये नहीं कहा कि ये कराची ऑपरेशन हम बंद कर रहे हैं, ताकि वो एक सिंगल पेनी अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दी, वो भी पूरा कराची ऑपरेशन सिंध गवर्नमेंट ही चला रही है। ठीक है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कराची ऑपरेशन सिंध गवर्नमेंट ही चला रही है और साथ साथ उसमें रेंजर्स का भी अहम किरदार है। सर अगर चोरी डकैती की वाकयात के हवाले से बात करें तो क्राइम्स का मजीद इजाफा हुआ है और अब एक व्हाइट कलर की क्रोला आ गई है जिसमें बैठकर इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, अब आपको शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखनी चाहिए। पुलिस पेट्रोलिंग देखें, सिर्फ पुलिस पेट्रोलिंग नहीं, रेंजर्स और पुलिस जो है और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है हमारे मुल्क के जो हसास इदारे हैं और स्पेशल ब्रांच IB, ISI, MI सब मिलके इस स्ट्रीट क्राइम का जो भूत है, जो बोतल से बाहर निकला है, उसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको भी कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर। अच्छा, मदिया क्यानी के केस के ऊपर एक दफ़ा फिर से बात करते हैं। मदिया की वीडियो सामने आई है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो अगर उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो आप प्रोवाइड करेंगे उनको सिक्योरिटी? डेफिनेटली, अगर वो उसमें जैसा कि उस केस की विटनेस है और अगर वो कोई ऐसी सूरत हाल है तो हम उसको सिक्योरिटी जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी जरूर प्रोवाइड करेंगे। और सर इस केस के लिए आप खास किस्म की जो हिदायत आप जारी करेंगे कि दोबारा से एक दफ़ा इस केस की जो है वो सही से तहकीकात की जाए, उसमें आपको क्या लगता है, कितने पुरुमीद हैं कि कब तक ये कंक्लूजन सामने आ जाएगा कि इस वाक़े का जिम्मेदार है कौन? पहले तो हमें ये डिसाइड आपने कैसे कर लिया कि इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर सही नहीं चल रही? सर उसके वालिद मुतमईन नहीं है। देखिए, उनके वालिद जो है डेफिनेटली उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उनके इकलौता बेटा है जिसको मकसद जो आज शहीद हो चुका है, तो उनके वालिद को मुतमईन करना बहुत बड़ा वाकई एक प्रॉब्लम है। लेकिन पुलिस और इदारे जो हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। अगर हाँ सुस्ती है कहीं पे तो हम उसको मैं दोबारा रीचेक करता हूँ। ठीक है सर, मदिया का ये कहना है कि इसके अंदर बहुत सारे अफराद भी मुलव्विस हैं, उनसे भी पूछगछ की जाए। जी सर। सुहेल अनवर सयाल वज़ीर दाखिला हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आज से गुफ्तगू कर रहे थे क्यानी के केस के ऊपर बात कर रहे थे और कराची की करंट सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ ये जो इंतज़ार कत्ल केस है ये भी बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है। इसकी भी तहकीकात के लिए उसके वालिद जो हैं वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है और साथ साथ अब मदिया ने जो है नई वीडियोज़ भी अपलोड की हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने आज इसके लिए वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।
सेकंड फेज का आगाज होने जा रहा है और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, असफर खानजादा। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। असफर, ये बताओ सबसे पहले कि पहला फेज मुकम्मल हो गया, 8 मैचेस हो गए, कैसा लगा, क्या क्या खामियां थी, क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए थी, ये बताओ। देखें, पहला जो फेज़ कंप्लीट हुआ बड़ा ज़बरदस्त था। मैचेस हमें देखने के लिए मिले। एक न्यू एडिशन जो टीम थी मुल्तान सुल्तान, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए आउटस्टैंडिंग रही है परफॉर्मेंस। और जो खामियां, तो देखें खामियां जब शुरू होती हैं लीग्स तो उसमें स्टार्ट में इतनी नहीं पता लगती। अब मैचेस हो चुके हैं तो अब जो हमने देखा है कि लाहौर कलंदर इस वक्त सबसे पीछे है और वो ज़बरदस्त साइड है। ब्रेडन मैकलम और जो फ़खर जमान है उन पे रिलाई कर रहे हैं, लेकिन ब्रेडन मैकलम और फ़खर जमान ऐसे प्लेयर नहीं है जो आपको आखिर तक ले जाके वो जिता सकें। तो लाहौर के जो कैप्टन है उनको चेंजेस करनी पड़ेंगी। रामदीन को एक उन्होंने चेंज किया था, विकेट कीपर है, जेन्युइन विकेट कीपर लेके आए थे, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उमर अकमल को मिडिल ऑर्डर में वो खिला रहे हैं कि वो पाकिस्तान के काफी सीनियर प्लेयर हैं। उमर अकमल क्यों नहीं चल पा रहे असफर? क्योंकि उमर अकमल के बारे में इस दफा तो यही प्रेडिक्शन थी कि इस दफा वो कुछ खास कारकर्दगी दिखाएंगे पीएसएल में। ये उमर अकमल से हम लोगों ने भी एक्सपेक्टेशन की थी जब पाकिस्तानी टीम में थे, लेकिन वो आज तक उस तरह क्लिक नहीं कर सके जिस तरह किया था। अगर यहाँ पे आपको विराट कोहली और उमर अकमल ने साथ कर और आप फर्क देखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो पीसीबी बोर्ड है, जो कोचेज हैं, जो कैप्टन हैं, वो प्लेयर को ग्रूम नहीं करते। हमारे यहाँ डोमेस्टिक होती नहीं है। ये एक दुबई में सीरीज हो जाती है 6 महीने साल बाद, तो उस तरह प्लेयर ग्रूम नहीं होता। अच्छा, इंडिया खिलाता है अपने प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा। ये असफर आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है क्रिकेट का कि लड़के अच्छे से निकल कर आए। अभी कुछ दिनों पहले यही बात हो रही थी, हमारे साथ दीगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद थे कि शॉर्टर फॉर्मेट से कभी भी अच्छा टैलेंट सामने नहीं आता। शॉर्टर फॉर्मेट ऐसा है कि आपने आए, खेला और एंजॉय किया और चले गए। बिल्कुल। अब ये 8 मैचेस हुए, उसमें मुझे ये बताओ, क्योंकि स्पोर्ट्स को आप कवर करते हो, इन डेप्थ एनालिसिस आप यकीनी करते हो, तो अभी तक जो चीजें नजर आ रही हैं, खासतौर पे लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें, 3 मैचेस खेले, तीनों हार गए। तुम्हें खामियां कहाँ नजर आ रही हैं इस टीम के अंदर? क्या मसला हो रहा है? बैटिंग में और डिसीजन में। आपके पास फ़खर जमान जेन्युइन ओपनर बैट्समैन है, आप उसको 1 डाउन क्यों खिला रही? वो 1 डाउन आके वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता। क्योंकि नारायण एक बैट्समैन का माइंड सेट होता है कि मैंने ओपनर जाके रन्स करने हैं, मैंने 1 डाउन जाके रन्स करने हैं, मैंने मिडिल ऑर्डर्स में रन्स करने हैं। जब आप बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हो, ब्रेडन मैकलम ने फर्स्ट में फ़खर जमान को और नारायण को भेजा, फिर खुद आए, तो बैटिंग ऑर्डर शफल करने में काफी बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा सा गड़बड़ है। उमर अकमल को उनकी ही ऑर्डर्स के ऊपर अगर खिलाएं तो मेरे ख्याल में कोई चेंजेस आ सकते हैं। नहीं, उमर अकमल को आप किसी भी उसमें खिला लें, उमर अकमल आप तो परफॉर्म नहीं कर सकते, चेंज करनी पड़ेगी। न्यू कमर्स को चांस देना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब न्यू कमर्स को चांस देना चाहिए, तो फ़खर जमान से अगर ओपन कराते हैं तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। फ़खर जमान है, फिर नीचे एक नया यंगस्टर, किसी हमारे टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है। आप चांस दो, उमर अकमल को चाहिए था। अगर वो फॉर्म में नहीं थे, आप बोलते कि यंगस्टर को खिलाएं मेरी जगह, मैं इस बार रेस्ट करता हूं। ठीक है, हाँ, खुद बंदा कह देता है कि ऑब्वियसली किसी और को आप खिला दें। अच्छा, इस पर एक बात ये भी हो रही है कि शायद लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर के बहुत सारे फैंस हैं और लाहौर के फैंस जो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त है कि यार इब्तदाई तीनों मैचेस हम हार चुके हैं, हम जा कर रहे हैं, कहीं टूर्नामेंट से ही बाहर ना हो जाए। लोग कह रहे हैं कि मैकलम साहब चूंकि न्यूजीलैंड की फास्ट ट्रैक पे खेलते रहे हैं, उनकी टीम वहाँ पे लड़के जेलन होने में उन्हें टाइम लग रहा है लाहौर के लड़कों के साथ, जो कि दूसरे शहरों के भी लड़के हैं। कप्तान को चेंज कर दें, शायद बेहतरी आ जाए। क्या कहोगे? रोल है, कोच का भी बड़ा रोल है। कोच कहते हैं कि हम फ़खर जमान को 1 डाउन इसलिए खिला रहे हैं आकिब जावेद के नीचे हमारे पास वो एंड तक जा सकें, क्योंकि आपने भी देखा वो ऐसे प्लेयर है ही नहीं कि वो बैट कैरी कर सकें। वो आते हैं, वो एग्रेसिव प्लेयर हैं, वो उनको रन रेट लेके चलना होता है। तो ये बहुत मुश्किल होगा लाहौर के लिए अगर डिसीजन नहीं लिए और चेंजेस नहीं किए। अगर चेंजेस नहीं किए और डिसीजन नहीं लिए तो डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अभी तो हम जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अनबीटेबल टीम कराची किंग्स की। तो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप watching Good Morning Raj. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, पीएसएल के हवाले से बात हो रही है, लाहौर कलंदर की शिकस्त के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे हम अनबीटेबल टीम कराची किंग्स की। हमारे साथ असफर मौजूद है। असफर, आपकी फेवरेट टीम भी कराची किंग्स है और मेरी फेवरेट टीम भी कराची किंग्स है और मेरी फेवरेट भी है, इनकी फेवरेट भी है, लेकिन नहीं, इनकी फेवरेट भी है बिल्कुल। लेकिन खैर क्या है कि तीनों मैच वो जीत चुकी है, तो डेफिनेटली कराची राइड्स के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है।
बिल्कुल ज़बरदस्त स्टार्ट है कराची किंग्स का, और 2 सीजन्स में हमने देखा था परफॉर्मेंस, संगकारा और क्रिस गेल भी मौजूद थे लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन आफरीदी के आते ही जिस तरह टीम में चेंज आया, आप लड़के बिल्कुल चेंज हो गए और जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और इमाद वसीम की कैप्टनसी को लेके जिसने जो ब्रेव डिसीजंस लिए हैं उनको उनकी तारीफ बनती है। उनके पीछे भले आफरीदी हो लेकिन डिसीजन तो इमाद वसीम का ही काउंट होगा। डेफिनेटली हाँ, डिसीजन तो उनकी। तो टीम कॉम्बिनेशन कैसा है इनका? टीम जबरदस्त, क्योंकि रवि बोपारा पे काफी रिलाय किया। साइकोलॉजिकली प्रेशर भी होता है। साइकोलॉजिकली प्रेशर की तो आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन आप टीम कॉम्बिनेशन देखें, वो उस टाइम मिसबा और उस टाइम जो टीम चेंजेस हुई हैं तो काफी डिफरेंस आया। तो इस बार इस्लामाबाद की टीम ऑन पेपर भी थोड़ी सी हल्की है। और अच्छा, इस्लामाबाद में लास्ट टाइम मिसबा नहीं कर सके थे हैमस्ट्रिंग की वजह से, तो अभी क्या अपडेट है उस हवाले से कि टीम में वापस आएंगे, वो उस तरह से कप्तानी करेंगे और एक बार फिर आगे देखिए खबरें ये थी कि दूसरे मैच में भी मिसबा आके कैप्टनसी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे मैच में भी वो नहीं आ सके। अब तीसरे मैच का अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो मैच आज का खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। तो रोमान रईस की भी तारीफ करनी पड़ेगी हमें। मुल्तान सुल्तान में मिसबा के गैप को उसने फिल किया, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश जरूर की, ऑल्दो वो नहीं कर सकता क्योंकि मिसबा एक बहुत ग्रेट प्लेयर है, उसकी कैप्टनसी को compete करना तो बिल्कुल मजाक है। लेकिन कमबैक जबरदस्त किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात हो गई, अब जरा मुल्तान सुल्तान्स की बात हो जाए थोड़ी सी। मुल्तान सुल्तान्स का क्विकली जरा बताओ कि 2 मैचेस जीत लिए, डेब्यू किया, जबरदस्त एंट्री दी टूर्नामेंट के अंदर, 1 मैचेस अब हार चुके हैं, आज से दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान फेवरेट है। मुल्तान सुल्तान ने जो जबरदस्त एंट्री की, लेकिन एक थोड़ा सा मायूस कुन परफॉर्मेंस उसकी लगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उसके मुकाबले की वो साइड नहीं थी जिनसे वो हारे। तो ये कि आने वाले मैचेस बड़े जबरदस्त होने जा रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल मैचेस होंगे, कोई भी टीम जो है वो कमबैक कर सकती है, लेकिन अभी तक जो अनबीटेबल है वो कराची किंग्स है, और परफॉर्मेंस वाइज अगर कमबैक कर सकती है तो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया असफर खानज़ादा, आप हमारे शो पर आए और डेफिनेटली PSL के हवाले से बहुत सारी बातें भी हमने की और पूछा कि कौन सी टीम